Hello everyone, good morning to all of you. This is VK Singh and you're most welcome to my YouTube channel Glorious Study Center. Friends, मैं आज आप लोगों के बीच एक इंग्लिश का ग्रामर का बहुत ही बेसिक चैप्टर यूज ऑफ देयर लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारियाँ देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और मेरा यह वीडियो बनाने का मतलब आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाना सिखाना नहीं है। अगर मैं कुछ लिखूंगा भी हिंदी में तो इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा तो सर मुझे ट्रांसलेशन बनाना सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कुछ ये बताने से पहले यूज़ ऑफ देयर, उससे पहले मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले उसमें क्या होता है फ्रेंड? सब्जेक्ट, उसके बाद मेरा क्या होता है? वर्ब, उसके बाद मेरा क्या होता है? अदर वर्ड। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सब्जेक्ट आएगा और जो मेरा वर्ब होता है ना फ्रेंड्स, देखिए हमेशा वर्ब जो है सेंटेंस में वो किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सेंटेंस में कभी भी अगर वर्ब का यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। यानी कि वर्ब जो है, वर्ब का सिंगुलर होना या प्लूरल होना किस पर डिपेंड करता है? वो सेंटेंस के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जो मेरा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो सेंटेंस, उसके बाद मेरा क्या है? अदर वर्ड। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा हूँ? क्योंकि अदर वर्ड का मतलब ये होता है जो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, उसके बाद जो आने वाला वर्ड होगा वो मेरा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और वो मेरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल देखिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद क्या है? मेरा अदर वर्ड है सेंटेंस में। तो देखिए, सब्जेक्ट जो है मेरा वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ए सब्जेक्ट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट हमेशा, सब्जेक्ट जो होगा किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। हमेशा सब्जेक्ट जो है ऑलवेज सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। बनने के लिए बन सकता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन सब्जेक्ट का रूप जैसा होता है वो वैसा ही रहेगा। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। ऐसा नहीं है जो है वो सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। और किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं रह सकता। बात यह है जो एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट एंड ए सब्जेक्ट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ऑलवेज सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा और किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही इज राम। ही इज राम। राम यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। और देखिए, राम मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो देखिए ही किस फॉर्म में है? ये अभी सब्जेक्टिव फॉर्म में। लेकिन अगर ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। तो मैं यहाँ पर हिम इज राम नहीं लिख सकता हूँ, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। और हिम ये किसका रूप है? ऑब्जेक्टिव का रूप है, और ये सब्जेक्टिव रूप में नहीं है। तो ये मेरा सेंटेंस रॉन्ग है। तो कहने का मतलब ये है जो सब्जेक्ट ऑलवेज सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो कोई भी वर्ब होता है, मेरा जो डिक्शनरी में इंग्लिश का जब जन्म हुआ और ग्रामर आया तो उसमें डिक्शनरी में वर्ड मिलते हैं V1। वहाँ पे ना तो V4 मिलता है और ना ही V5 मिलता है। मूल रूप से देखा जाए तो मेनली सब्जेक्ट के 3 ही फॉर्म होते हैं, V1, V2 और V3। बट V4 और V5 क्या है? देखिए फ्रेंड, V1 यानी कि सब्जेक्ट जो वर्ब का जब जन्म हुआ तो हमेशा V1 आया। आप डिक्शनरी में आपको गो मिलता होगा, गोज नहीं मिलता होगा। रीड मिलता होगा, रीड्स नहीं मिलता होगा। तो देखिए V1 में हम क्या करते हैं? एस और ES लगा देते हैं। तो जनरली वर्ब का जन्म V1 में हुआ और V1 जो होता है वो मेरा प्लूरल होता है। और जब हम इसमें SES लगा देते हैं तब वो मेरा क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो अगर हम V1 में SES लगा देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। बट नाउन का जन्म सिंगुलर में हुआ, वर्ब का जन्म प्लूरल में हुआ है, बट नाउन का जन्म सिंगुलर में हुआ है। नाउन हमेशा पेन, देखिए जैसे पेन का जन्म हुआ, पेंस नहीं हुआ। पेंस हम उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस लगाते हैं। तो अगर मैं नाउन में एस लगा दूं, जनरली बात करते हैं, जरूरी नहीं है जो हर एक नाउन में SES लगा कर ही प्लूरल बनेगा। जनरली अगर नाउन में मैं SES लगा दूं
तो वो बन जाता है प्लूरल। तो फ्रेंड्स अगर हम V1 में एस लगाएंगे तो वो बनेगा सिंगुलर, और अगर नाउन में मैं एस लगा दूंगा तो वो मेरा बन जाएगा प्लूरल। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, राम के पिता, राम के माता पिता खुश हैं। मैं यहाँ पे सेंटेंस मैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हूँ, राम के माता पिता खुश है। देखिए अगर ऐसा सोचते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत में आने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। राम यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है या जिसकी चर्चा होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राम के माता पिता खुश है, यहाँ पर खुश राम नहीं है, खुश यहाँ पर कौन है? खुश है यहाँ पर राम के माता पिता। तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा माता पिता, मतलब पेरेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाता हूं, राम्स पेरेंट्स, और मैं फ्रेंड्स अगर मैं इसको अगर सब्जेक्ट मानता हूं तो राम यहाँ पर सिंगुलर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? राम्स पेरेंट्स इज हैप्पी, ऐसे आना चाहिए। बट ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट किसको माना हूँ? राम को, और इसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब का यूज किया हूँ। राम सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया हूँ। बट ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर राम नहीं है, चर्चा यहाँ पर किया जा रहा है राम के माता पिता का। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो माता पिता होगा, और पेरेंट्स देखिए प्लूरल होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता, मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 1 पर्सन यहाँ पर, यानी कि एक से अधिक हो गए माता पिता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लूरल। तो इसीलिए यहाँ पर चीज को हम हटा करके यहाँ पर आर लिखेंगे, यानी कि राम्स पेरेंट्स आर हैप्पी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज, ठीक है, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना बताना चाहता था। अब मैं चलता हूँ अपना टॉपिक जो है यूज ऑफ देयर पे। देखिए फ्रेंड्स, देयर जो है वो एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है। किसी भी सेंटेंस में नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का यूज किया जाता है, और इसको डमी सब्जेक्ट या इंट्रोड्यूस करता है नाउन को, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टिव वर्ड भी कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस में इसको डमी सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, मैं आइए आज आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लड़का है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग तो निकलता है एक लड़का है, बट आप अगर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा तो इज ए बॉय। देखिए सुनने में भी रॉन्ग लगता है इज ए बॉय, और अर्थ के हिसाब से भी इज ए बॉय क्या है? ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है, इज ए बॉय नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं यहां पर राम और श्याम है, देखिए फ्रेंड्स, राम मेरा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, और कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर। मैथ में प्लस का और का मतलब क्या होता है? प्लस। और श्याम यहाँ पर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, और ये भी मेरा कौन सा है? सिंगुलर नंबर है। देखिए अगर मैं इसमें अगर कॉमन लूंगा तो इसमें क्या चीज, दोनों में थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और बच जाएगा इसमें सिंगुलर, और प्लस इसमें बच जाएगा सिंगुलर, यानी कि मेरा थर्ड पर्सन कौन सा नंबर हो जाएगा? प्लूरल नंबर। तो मेरा सब्जेक्ट कैसा है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो अगर मैं इसका ट्रांसलेट करूंगा तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयर आर राम एंड श्याम, देयर आर राम एंड श्याम। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? देयर इज ए बॉय। मैंने यहाँ पर लिखा देयर इज ए बॉय, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? देयर आर राम एंड श्याम। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देयर है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट का रूप यहाँ पर कौन ले रहा है? सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? देयर, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अधूरा था,
तो देयर का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पर देयर के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया इज का, और यहाँ पर देयर के साथ मैंने लगाया आर का। क्यों यूज किया? देयर के साथ इज भी और देयर के साथ आर भी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं, ये मीनिंगलेस है। क्योंकि यहाँ पर नाउन सिंगुलर था, लड़का क्या था यहाँ पर? सिंगुलर था, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया। और यहाँ पर जो है राम और श्याम मेरा मैंने प्रूव करके बताया अभी, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर राम और श्याम दो है, यानी कि मोर देन वन, इसीलिए यहाँ पर राम और श्याम प्लूरल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आर का यूज किया। तो बताइए देयर यहाँ पर मीनिंगलेस हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, यानी कि राम और श्याम की उपस्थिति बता रहा है, यानी कि इंट्रोड्यूस कर रहा है राम और श्याम का। यहाँ पर लड़का का इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको इंटरएक्टिव वर्ड कहते हैं। और देयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी लग रहा है और प्लूरल वर्ब भी लग रहा है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है आने वाला नाउन कैसा होगा। आने वाला नाउन यदि मेरा प्लूरल है तो देयर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और आने वाला नाउन यदि मेरा सिंगुलर होगा तो देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बिकॉज यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं हुआ, इसीलिए देयर को हम लोग डमी सब्जेक्ट कहते हैं, और ये नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। देयर देखिए प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, यहाँ पर देयर क्या करता है? लड़का की प्रेजेंस को बताता है, उपस्थिति को बताता है, और यहाँ पर राम और श्याम की उपस्थिति को बताता है। इसीलिए फ्रेंड्स देयर को डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि देयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज आता है। डिपेंड करता है आने वाला नाउन कैसा है। नाउन मेरा सिंगुलर होगा तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और आने वाला नाउन मेरा प्लूरल होगा तो देयर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और देयर का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन और थिंग, यानी कि किसी भी पर्सन या थिंग की उपस्थिति को बताता है। और एग्जाम में इससे एरर पूछे जाते हैं। देयर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल दे दिया जाएगा, और देयर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, और कभी एग्जाम में सिंगुलर दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए मैं इसको स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देयर, ठीक है, प्लस यहाँ पर इज भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर है, और ये मेरा प्लूरल वर्ब है। अगर डिपेंड करेगा आने वाला नाउन सिंगुलर है तो देयर के साथ इज यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, और यदि आने वाला नाउन मेरा प्लूरल है तो देयर के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। डिपेंड करेगा किस पे? आने वाला नाउन पे। यदि आने वाला नाउन मेरा सिंगुलर है तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और आने वाला नाउन यदि मेरे पास प्लूरल है तो देयर के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो देयर का यहाँ पर कोई रोल नहीं हुआ, ये सिर्फ सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए आ रहा है। बताइए अगर इसका कुछ मीनिंग होता तो दोनों के साथ इज और आर नहीं लगता। तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है और प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। ये अगर डिपेंड करेगा आने वाला नाउन कैसा है मेरा। यदि आने वाला नाउन मेरा सिंगुलर होगा तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और यदि आने वाला नाउन मेरा प्लूरल होगा तो देयर के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स मेरा देयर डमी सब्जेक्ट क्यों है मैंने ये भी बताया, और इंट्रोडक्टिव वर्ड क्यों है, क्योंकि ये नाउन को या नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। ये प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन और थिंग, किसी पर्सन और थिंग की ये उपस्थिति को बताता है फ्रेंड्स। तो आइए ठीक, आज इतना ही तक रहने देते हैं, और मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके।